अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मारिया जदून और आप देख रहे हैं समा डिजिटल। नाज़रीन, आजकल सोशल मीडिया पर एक शोर मचा हुआ है कि कौन सा कंटेंट हमारी आगे आने वाली जनरेशन के लिए ठीक है, कौन सा नहीं है, और इसकी बेसिस के ऊपर कुछ यूट्यूबर्स को सज़ाएं भी मिल रही हैं। एक तरफ एनसीसीआईए का डिसीजन जो है वो हमने देखा, और एक तरफ हमने भी देखा कि उनको हेल्प करने के लिए बिग ब्रदर भी आते हैं। तो इस तमाम सिचुएशन को हम देखेंगे कि जो हमारी नेक्स्ट आने वाली जनरेशन उसके लिए कौन सा कंटेंट है जो बेहतर है, जो होना चाहिए, जो उनके लिए बेहतर जो है वो साबित हो सकता है। तो इस तमाम सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए आज हमने दावत दी अपने इस पॉडकास्ट में। ही इज़ अ यूट्यूबर और उनका बहुत अच्छा कंटेंट होता है जो हम देख रहे होते हैं ऑन यूट्यूब एंड ऑन ओवरऑल सोशल मीडिया पे हम देख रहे होते हैं, तो काफ़ी इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं हमारी जो आजकल की यंग जनरेशन है उसको लेकर। सो आज हमारे स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं इम्तिनान अहमद। बहुत शुक्रिया इम्तिनान, आज आपने हमें स्पेशल टाइम दिया। हमें सबसे पहले तो ये बताएं, आजकल एक बहुत जंग चल रही है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को लेके, या कौन सा कंटेंट अच्छा है कौन सा नहीं है। आज की जनरेशन का सबसे बड़ा जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो हम ये भी देखते हैं कि इट्स सोशल मीडिया। कोई बुक्स नहीं पढ़ता है, कोई जाकर रिसर्च पेपर्स नहीं पढ़ता है, और कोई बहुत लंबी वीडियो भी आ जाए तो वी डोंट बॉदर टू वॉच दैट। हम कहते हैं बस स्किप करके शॉर्ट शॉर्ट स्पीड में चला के। क्यों इस तरह से हो रहा है कि अब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो सिर्फ यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक बन चुका है? आपका इस पे क्या टेक है? Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much for having me. I've been watching your podcast and certainly बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है the way it's going. और आपने इंट्रोडक्शन में बड़ा अच्छा, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आपने कहा कि बड़ा अच्छा इनका कंटेंट होता है। ये एग्जैक्टली। जो लफ्ज़ है ना अच्छा, यही सारी गेम है कि आप किस चीज़ को अच्छा डिफाइन करते हैं और किस चीज़ को अच्छा डिफाइन नहीं करते। हर कोई कंटेंट क्रिएट कर रहा है। हो सकता है कि कोई फैमिली व्लॉगिंग कर रहा है लेकिन बाकी दुनिया को नहीं पसंद, तो वो जिनको नहीं पसंद उनके लिए वो अच्छा नहीं है, लेकिन जिनको पसंद है उनके लिए वो अच्छा है। तो सारी बहस ये है कि वो अच्छे की डेफिनेशन है क्या। हर किसी ने अपने हिसाब से मोरालिटी को डिफाइन कर रखा है, ऐसे एंड ही है। प्रॉब्ली दिस इज वेयर जो लेकुनास है ना लॉज के भी, वो यहीं पर अप्लाई होते हैं कि जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, हम कंटेंट की बात करते हैं, सो दिस इज वेयर द रियल बॉल गेम इज। बट एट द सेम टाइम जो आपका सवाल है ना कि सोशल मीडिया से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन। कुछ नहीं है। 100%। बात यह है कि दुनिया वक्त के साथ साथ बदलती है। ओके। वी डोंट सी इट। एक ज़माना था, आपने सुन रखा होगा अपने बुजुर्गों से, रेडियो स्टेशन सुना करते थे लोग। बुजुर्गों को जंगों के दौरान सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलती थी। फिर वो एक पूरा दौर रेडियो में बड़ी घन घरज की आवाज़ें इस्तेमाल हुआ करती थी। सारे एक्टर्स, और पुराने कितने हमने एक्टर्स देखे हैं जो सारे आवाज़ों पे काम करते थे क्योंकि वो रेडियो के आर्टिस्ट थे। फिर एकदम से सब कुछ टेलीविजन पे कन्वर्ट टीवी हो पर गया, आ गया। फिर वो सिनेमा पे कन्वर्ट हो गया, अब वो सब कुछ डिजिटल पे कन्वर्ट हो गया है। अनफॉर्चुनेटली बाकी दुनिया को अवेयरनेस है, हमारे मुल्क को अवेयरनेस नहीं है। हम टेलीविजन चैनल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, हम पेमरा के थ्रू या किसी और एजेंसीज के थ्रू हम अखबार को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, पीआईडी के थ्रू भी करते हैं, हम अखबार को भी उनके कंट्रोल पीछे करने की कोशिश इंस्टीट्यूट्स करते हैं हैं। जो उनको सोशल कंट्रोल मीडिया करते हैं। इज टोटली सोशल, और इसके लिए ना सरकार के पास कोई इदारा है जो इसको प्रॉपर्ली लुक आफ्टर कर सके, ना हमने कभी ये सोचा है कि जिस तरीके से ये सारा कंटेंट और डेटा और प्राइवेसी हमारे हाथों से निकलकर वेस्टर्न कंपनीज के हाथों में जाएगी, हम उसका करेंगे क्या। अभी हम बड़ी प्रिमिटिव सोसाइटी हैं, अभी हम बहुत बहुत पुराने दौर से, जंगल के दौर से लिटरली हम गुजर रहे हैं, तो हमें ये चीजें समझने में ना बहुत वक्त लगेगा। ठीक है। अच्छा, अभी आपने लॉज की बात की। वैसे तो वी हैव दैट इंस्टीट्यूट एनसीसीआईए जो साइबर को कंट्रोल करता है और यहाँ की इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, और अभी रिसेंटली हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा भी है कि इंफॉर्मेशन के ऊपर हम जो है ना वो एक मजबूत ग्रिप रखेंगे, और हम एनसीसीआई को एक प्रॉपर क्रैकडाउन का कहेंगे, क्योंकि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो नहीं जानी चाहिए। अगर आज के इन्फ्लुएंसर कल्चर को हम देखें, तो अगर इसको रेगुलेट ना किया गया तो व्हाट डू यू सी अगले 10 साल पे क्या हाल होगा इन्फॉर्मेशन का और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का और हमारी जनरेशन का? इट्स नॉट जस्ट द इन्फ्लुएंसर। देखिए, आपने सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर को कंट्रोल नहीं करना। आप हुँ। मुझे, मैं कोई वीडियो बनाता हूँ, आप मुझे कॉल कर देंगे, धमका देंगे, वीडियो डिलीट हो जाएगी, फाइन, मैं तो कंट्रोल में आ गया। मेरी तरह के मान लीजिए सारे इन्फ्लुएंसर्स कंट्रोल में आ गए। अब हुँ। आपके पास पिछले 6 महीने में कहानी एक बार फिर बदल चुकी है। हुँ। अब आपके पास एआई कंटेंट आ रहा है, और बिल्कुल। वो एआई बेस्ड कंटेंट किस-किस को रोकेंगे आप? हुँ। तो आपको कहीं पर जो चेक्स एंड बैलेंसेस है ना वो हुँ। बाद में लगाने हैं।
पहले अपनी कुछ पॉलिसीज को वजह करना है कि ये डेटा कैसे जाएगा। हम्म। जब आप इर्द गिर्द पड़ोसियों को देखते हैं, आप चाइना को देखते हैं, चाइना ने किसी प्लेटफॉर्म को आने नहीं दिया। चाइना ने अपने प्लेटफॉर्म्स बनाए ताकि डेटा, हमारा यूजर क्या कर रहा कंट्रोल। है, हमारा सिटीजन क्या है, उसकी कॉपीराइट्स क्या है, उसकी प्राइवेसी क्या है, हम्म। ईच एंड एवरीथिंग इज प्रोटेक्टेड। आप इन्फ्लुएंसर को कंट्रोल कर सकते हैं, आप एआई को कंट्रोल नहीं कर सकते। और कहीं पर आकर आपको एक बाउंड्री लाइन डिफाइन करनी पड़ेगी। हम गलत ये करते हैं कि हम एक बड़े यूट्यूबर को पकड़ेंगे, हम एक इन्फ्लुएंसर के पीछे कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे, जो कि एक तरह से मैसेज दिया जाता है कि सेल्फ सेंसर करे हर इन्फ्लुएंसर अपने आप को खुद, वरना हम मौजूद हैं। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह आप बात कर रही हैं बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स की, इशू ये है कि पैका का ऑर्डिनेंस खुद कहता है कि जो मोरालिटी के खिलाफ हो हम उस कंटेंट को पकड़ेंगे, जो कंटेंट डिसेंसी के खिलाफ हो। ओके, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिसेंसी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोरालिटी? जो आपके लिए मोरालिटी है वो मेरे लिए मोरालिटी नहीं है, नहीं हो सकती। जो आपके लिए डिसेंसी है वो किसी और के लिए डिसेंसी नहीं है। तो ये डेफिनेशन वजह कौन करेगा? जब तक आप इन चीजों को डिफाइन नहीं करते तो हर दफा एक लेकुना रहेगा अथॉरिटीज के पास कि जो जिसको चाहे डिसेंसी के नाम पे पकड़ लें, जिसको चाहे मोरालिटी के नाम पे पकड़ लें। तो एक आपने उनको भी जितना इख्तियार देना है ना, वो कंट्रोल से बाहर नहीं होना चाहिए। वो क्या स्पाइडरमैन में नहीं कहते थे कि विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज? तो जिम्मेदारी सबकी है। जिम्मेदारी को समझना कोई नहीं चाहता। हर कोई चाहता है इतना लेकुना रहे कि मेरे पास ताकत रहे। उस ताकत को छोड़ना कोई नहीं चाहता। जब तक ये सीधा नहीं करेंगे, इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ कर क्या करेंगे? अच्छा, मुझे ये बताएं, लेकिन जो जितने व्लॉगर्स हैं, क्योंकि अब जो हमारी जनरेशन है उनके लिए रजब भट्ट, डक्की भाई जो बहुत रोल मॉडल बन चुके हैं। दो व्हाट हैपेंड विद डक्की भाई, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रही, वो गलत हुआ, लेकिन क्या ये खतरनाक बात नहीं है कि जो कंटेंट वो बना रहे हैं, जिस किस्म की लैंग्वेज उनके व्लॉग्स में यूज हो रही होती है, क्या वो जस्टिफाइबल है? देखिए, इट रियली फॉल्स डाउन टू ओनली वन क्वेश्चन। मैंने अभी रिसेंटली डकी के हवाले से पूरी वीडियो दी है और मैंने उस वीडियो में भी ये बात की कि टेक्निकली होता क्या है कि आपने सिर्फ एक सवाल का जवाब देना है। आप डकी के साथ जो हुआ ज्यादती हुई, ठीक है, बट वो ज्यादती है नहीं है ये काम मेरा नहीं है प्रूफ करना। ये प्रूफ करना अथॉरिटीज का काम है, ये प्रूफ करना जुडिशल सिस्टम का काम है। बट सवाल ये है कि मेरा टेस्ट नहीं है, मैं फैमिली व्लॉगिंग को पसंद नहीं करता, मैं नहीं देखता। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं ये कह दूं कि एक यूट्यूबर क्रिमिनल, ठीक है, दैट डज नॉट गिव मी द राइट। और ये काम अथॉरिटीज करें या जुडिशल सिस्टम करे, समझ में आता। हाँ, डकी का कंटेंट पसंद क्यों नहीं है, दैट कुड बी अ क्वेश्चन। सवाल ये है कि मेरा सवाल ये नहीं है कि वो फैमिली व्लॉगिंग कर रहा है, वो मेरे जो दीन के प्रिंसिपल्स है उसके खिलाफ, ये बात की बात है। पहला सवाल ये, व्हाट वैल्यू एम आई गेटिंग? सवाल ये कि अगर मैं आपको कंटेंट बनाऊं, मैं कोई कहानी सुनाऊं, मैं कहता हूँ हमारे सिलसिला ये है कि एक दफा ना एक शेर था, उस शेर ने ना जंगल में एक बकरी को देखा, वो उसके पीछे भागना शुरू हुआ, उसको पकड़ा और खा गया। कहानी खत्म। एंड देन यू विल बी लाइक, अच्छा तो निकला क्या कहानी से? यानी इन अदर वर्ड्स व्हाट यू ट्राइंग टू से इज, मुझे कोई वैल्यू समझ नहीं आई, इसमें कोई डार्क मसाला था, इसमें कोई लेसन था, इसमें क्या था? सो इवेंचुअली वैल्यू इज व्हाट पीपल आर आस्किंग फॉर। आप एक्शन फिल्म देखते हैं, एक्शन फिल्म देखने से आप कोई सबक नहीं ले रहे होते, लेकिन यू आर गेटिंग सम वैल्यू एट द एंड, चाहे वो वैल्यू आपको पसंद है या नहीं पसंद है। आप म्यूजिक सुनते हैं, आपको कुछ वैल्यू मिल रही है। इवेंचुअली जब आप फैमिली व्लॉगर्स का कंटेंट देखते हैं ना, आपको समझ नहीं आता कि ये वैल्यू थी क्या और ये मैंने देखा क्या है। कि अच्छा मैंने नई गाड़ी ले लिया, कांग्रेचुलेशन, मैंने नया घर ले लिया, मैंने और बड़ा घर ले लिया, मैंने मजीद बड़ा घर ले लिया, तो गुड फॉर यू, व्हाट एम आई गेटिंग? इस पर भी हम आएंगे कि जो बहुत शो ऑफ किया जा रहा होता है थ्रू वीडियोस, उस पर भी हम आएंगे। बट उससे पहले, मतलब जो भी हम क्रिएटर्स, जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स इनको देखते हैं, जब वो गाली दे रहे होते हैं, ड्रामा करते हैं, डांस करते हैं, तो वो वीडियोस बहुत वायरल होती हैं। लेकिन उधर ही जब इरफान जुनेजो का कंटेंट सुने, हम आपका कंटेंट सुने, और बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उनको फिर वो फॉलोवरशिप भी तो नहीं मिलती है ना, तो गेम सारी फिर फॉलोवरशिप की भी तो हो जाती है ना। तो हाँ, ऐसा क्यों है? देखो, पता है, बड़ा सिंपल सा उसका फॉर्मूला है कि नेगेटिविटी सेल्स बेटर। अगर मैं आपको इखलाक की बातें बताऊंगा तो इखलाक की बातें सुनने वाले चंद लोग हैं, और वो चंद लोग लाइक भी कर देंगे, कमेंट भी कर देंगे। लेकिन अगर वही बात मैं किसी नेगेटिव पैराए में आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो वो शॉक वैल्यू चाहिए होती है, हर कंटेंट पीस को चाहिए होती है, चाहे रील है, लॉन्ग फॉर्म है, कुछ भी है। जितनी आप शॉक वैल्यू देते हैं उतने लोग हैरान होते हैं, अरे ये क्या है? वो जो कहानी जर्नलिज्म है, वी आर सर्टेनली सिटिंग एट समाज ऑफिस, वो जर्नलिज्म में कहानी कोट हुआ करती थी ना कि अगर कुत्ते ने इंसान को काट लिया, ये खबर नहीं है,
इंसान ने कुत्ते को काट लिया, ये खबर दैट्स द है। न्यूज़। तो वो खबर जब आप हाईलाइट करेंगे तो एवरीबडी वांट्स टू सी इट। और अनफॉर्चुनेटली वो नेगेटिविटी से हो रहा है इस मुल्क में। वो और हजार तरीके हैं करने के पूरी दुनिया में। हमने सिर्फ पकड़ लिया है व्लॉगिंग, फैमिली व्लॉगिंग, गालम गलोच और सलावातें सुनाना एक दूसरे को, और सारे वो ड्रामेबाजी करना जिससे कुछ नहीं मिलता। तो आप ये समझते हैं फेम का जो एक सोर्स रह गया, आप टैलेंट कुछ नहीं है, आप सिर्फ कंट्रोवर्सी होगी तो बिकेगा। मैं तो हर चीज पर ये कहता हूं कि अगर आप लिटरली 40 साल पहले देख लें, कायदे आज़म का दौर देख लें, पाकिस्तान बनने का दौर देख लें, मैं तो लिटरली हर जगह पे ये कहता हूं कि अनफॉर्चुनेटली पिछले 20-25 सालों में ना नालायक लोग हर जगह आ चुके हैं, हर सेक्टर में हैं, हर जगह पर मौजूद हैं। पहले आप लीडरशिप देखें और अब की लीडरशिप देखें। पहले लीडरशिप के थॉटफुल बातें, उनकी स्टेट्समैनशिप देखें, और अब देखें हम क्या किस किस किस्म की सियासत करते हैं। तो प्रॉब्लम ये, नालायकियत हर तरफ भर चुकी है। वही नालायकियत अब कंटेंट में आ रही है और उसी को लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि लोग इंटेलेक्चुअल काम नहीं कर रहे। बहुत बेसिक लेवल की चीजें हैं। क्रिंज कंटेंट इसी को कहते हैं। और तो जिसने क्रिंज देखना उसने क्रिंज देखना है। फिर एक और भी चीज आपने मद्देनजर रखनी है, वो है एवोल्यूशन। क्या पाकिस्तानी कौम सारी जिंदगी क्रिंज देखती रहेगी? हरगिज नहीं। आपको याद होगा 2-3 साल पहले ही बहस बहुत होती थी सोशल मीडिया पे। आई बीन ऑन सोशल मीडिया फॉर 6 years नाउ। पहले ही बहस होती थी कि टिकटॉक के ऊपर, और इसमें बहुत से इरफान जुनैद जो वेरी गुड कंटेंट क्रिएटर, उन्होंने भी ये बात की कि बड़ा क्रिंज कंटेंट है टिकटॉक पे, बड़ा क्रिंज कंटेंट है। हाँ, दैट वाज रेलेवेंट व्हाट ही सेड 2 years ago, बट नाउ चीजें बेहतर हो रही हैं। लोग ओके, एवोल्यूशन से गुजर रहे सो हैं। यू कैन सी जितना कि चीजें कंटेंट बेहतर आता हो रही है हैं। तो लोगों को कंटेंट देखने के बाद थोड़ी और अवेयरनेस मिलती है, फिर वो उनको छोड़ देते हैं जो इवॉल्व नहीं हो रहे। हर कंटेंट क्रिएटर का काम है कि उसने वक्त के साथ साथ अपने आप को भी इवॉल्व करना है। अगर वो सेम कंटेंट बना रहा है जो वो 6 साल पहले बना रहा था, तो लोग उसकी उस स्टेज पे आएंगे, पास ऑन होंगे, आगे निकल जाएंगे, ग्रेजुएट कर जाएंगे, क्योंकि वो नहीं बदल रहा। वो एक दौर था ना, अगर आप नर्सरी राइम्स पढ़ते थे बचपन में, तो बचपन में पढ़ लिए ना। अब वो आप आके प्रोफेशनल चेंज ना। नौकरी के अंदर तो वो नर्सरी राइम नहीं सुनाएंगे। तो आपको भी इवॉल्व करने की जरूरत है। पाकिस्तान में कंटेंट इवॉल्व हो रहा है। तो जिन चीज़ों का आज हम कहते हैं ना कि वैल्यू नहीं मिल रही है, या ये कोई अच्छी वैल्यूज दे नहीं रहे, हमारी कौम खराब हो जाएगी। 6 महीने हो गई, 6 महीने के बाद ये कौम, उनमें से बहुत से लोग इवॉल्व कर देंगे, Obviously. उनको अनफॉलो कर लेंगे, किसी और को फॉलो कर लेंगे। दैट्स अ सर्कल, ये लाइफ साइकिल है, ये रिपीट होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जेनजीज की, जिस तरह हम कहते हैं, कंपैरिजन कल्चर बहुत ज़्यादा हो गया है। सेल्फ इस्टीम की अगर हम बात करें, या कंपैरिजन कल्चर, एंजाइटी की बात करें, उस पर सोशल मीडिया कितना असर डाल रहा है? व्हाट डू यू थिंक? क्या सिर्फ लाइक्स और जो एक खुद एतमादी है वही चीज़ें अब कंट्रोल करेंगी जेनजीज को? जेनजी के ऊपर मेरा ख्याल है कोई पॉजिटिव इफेक्ट अभी नहीं पड़ रहा। ओके। और उसकी वजह ये है कि इस जनरेशन को समझने के लिए मिलेनियल्स ने भी और इवन इनके पेरेंट्स ने भी कोई कोशिश रोल नहीं नहीं की। प्ले किया। जेनजी इज वेरी हार्ड टू मैनेज। अब जो जनरेशन आ रही है, 2-3 साल के बच्चे हैं, दे आर जेन अल्फा। जेन अल्फा तो समझ में आ गया ना, ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल होंगे, क्योंकि दे आर बॉर्न विद टेक्नोलॉजी इन देयर हैंड। इनको पता है फ़ोन कैसे इस्तेमाल करना है, चीज़ें कैसे करनी है। बट जेनजी को समझना बहुत मुश्किल है। इनके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, इनके सोशिएटल इश्यूज़ हैं, इनके मेंटल इश्यूज़ हैं, और जब तक आप उनको एड्रेस नहीं करेंगे, और हमें बदकिस्मती है, मिलेनियल्स को ये टूल्स कभी अवेलेबल ही नहीं हुए। हमें पता ही नहीं इनको मैनेज कैसे करते हैं। एग्जैक्टली। हम जब बचपन में होते थे, अगर कहीं पे कोई चाची ने, कोई ताई ने, किसी ने मार दिया होता था ना, और माँ के पास रोते हुए आते थे, तो माँ से 2 चपेड़ें और लगती थी कि ज़रूर तुमने कुछ किया होगा। आज आप किसी के बच्चे को हाथ लगा के दिखाएं कि मेरे बच्चे को हाथ कैसे लगाया, क्या हुआ था, क्यों हुआ था, वो तो बात की बात है। ठीक है, तो जब हम इतना सेल्फ प्रोटेक्ट कर देंगे, तो हम उन बच्चों को ग्रो नहीं करने देंगे। आज का प्रॉब्लम, आज का सबसे बड़ा फितना है औलाद परस्ती। ओके। हमें अपनी औलाद के आगे, हमने औलाद को बुत बना दिया है। ठीक है, और उसके आगे हमें कुछ नजर नहीं आता है। मुझे चोरी भी करनी है, मुझे हराम भी कमाना है, मुझे सब कुछ करना है अपनी औलाद के लिए। वो औलाद जो इंस्टाग्राम पे सोशल इश्यूज में और सारे मेंटल इश्यूज का शिकार हो रही है, एंजाइटी का, स्ट्रेस का शिकार हो रही है। लेकिन जेनजीज के बारे में ये भी कहा जाता है कि दे आर द वन जिन्होंने मेंटल इश्यूज को बहुत हाईलाइट भी किया है। सॉरी, क्या किया? मेंटल इश्यूज को बहुत हाइलाइट भी किया है। हाईलाइट किया उससे है, पहले इस पर इतनी बात हाईलाइट नहीं होती थी। बिल्कुल किया है। वो फिर वही एडलर की कहानी आ जाएगी, और फिर फ्रॉइड की कहानी आ जाएगी कि जो इश्यूज शायद बनते नहीं थे, वो इश्यूज अब क्रिएट हो गए। आप आज से 20 साल पहले क्या दुनिया में मेंटल इश्यूज नहीं थे? हमें रियलाइजेशन नहीं थी कि इश्यूज हैं। हमें पता नहीं था कि हमारे साथ ये ज्यादतियाँ होती हैं। अब आप एक-एक चीज़ को हाईलाइट करेंगे तो फिर सब चीज़ें हाईलाइट हो जाएंगी। वो कहता था ना शायर के, जो ना सोचो, यूं यूं जो सोचो 1000 बातें हैं, जो ना सोचो
तो कोई कोई बात बात नहीं। नहीं। तो जब आप सोचने लगते हैं तो आपको एक-एक चीज़ का एहसास होता है कि अरे हुँ, उनके पास 1 ग्लास है पानी का और मेरे पास नहीं है। मेरे पास 1 है तो उनके पास 2 क्यों है? फिर आप हुँ, सोचने लगेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हुँ, बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि जेन ज़ी किस इश्यू से गुज़र रही है। वो तो बेचारे विक्टिम्स हैं। प्रॉब्लम ये है उसको एड्रेस करने के लिए किसी ने कुछ क्यों नहीं किया? हुँ, मिलेनियल्स को क्यों समझ नहीं आया कि एक नई जनरेशन है? जब आप टेलीविज़न देखकर बचपन में कार्टून्स देखकर बड़े हो गए आप, ठीक है? तो प पेरेंट्स के पास ये टूल्स थे, उन्होंने आपको कंट्रोल कर हुँ, लिया। अब जब बच्चे पैदा हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, दे आर बोर्न विद टेक्नोलॉजी, उनको पता है फ़ोन कैसे इस्तेमाल करना है, उसको कोई ना कोई पैगाम देने वाला हर एक स्क्रॉल के ऊपर मौजूद है। हुँ, उसकी तरबियत आप नहीं कर रहे, उसकी तरबियत स्कूल नहीं कर रहा है, हुँ, उसकी तरबियत सोशल मीडिया कर रहा है। हुँ, और जो वो तरबियत कर रहा है आपको पता भी नहीं है, आपने तो फ़ोन देके उसको साइड पे बिठा दिया। अब जो तरबियत हो चुकी है, उसके बाद उसकी ज़िंदगी में मसाइल खड़े हो चुके हैं, पर आपको तो पता ही नहीं है। हुँ, बिकॉज़ यू आर नॉट रेडी टू टॉक हुँ, एंड यू आर नॉट देयर टू टॉक। लोगों के पास टाइम ही नहीं है औलाद को देने के लिए। तो इनके इश्यूज़ बढ़ेंगे और सोचें 1 मिनट के लिए, ये तो जेन ज़ी के इश्यूज़ हैं। अब जब ये पेरेंट्स बनेंगे और ये जेन अल्फ़ा को तबाही लीड होगी। करेंगे, तो क्या बनेगा? अच्छा ये बताएँ कि एक जो प्रॉब्लम आ चुका है शॉर्ट्स और रील्स की वजह से अटेंशन स्पैन लोगों का कम हो चुका है। पीपल वांट के हमें पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए या हमें अगर सारा इन्फॉर्मेशन देनी भी है तो 1-2 मिनट में दो, मेरे पास तो टाइम नहीं है। तो यू बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर कैसे उसको मैनेज करते हैं? और कितना टफ होता जा रहा है आपके लिए इस सिचुएशन को मैनेज करना? बहुत, टू बी ऑनेस्ट बहुत। आई एम अ मिलेनियल, मुझे नहीं पता कि जेन ज़ी के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं, टू बी ऑनेस्ट। और मैं लॉन्ग फॉर्म बनाया करता था सुकून से, जिसमें बात 8वें 9वें मिनट पे शुरू हुआ करती थी। सो मैं तो उस दौर का आदमी हूँ। बट हुँ, पॉइंट ये है कि सर्टेनली टू कनेक्ट और इन तक पैगाम पहुँचाने के लिए पिछले 2-3 सालों में मैंने रील्स सीखी हैं। ओके। रील्स को वायरल कैसे करते हैं मैंने सीखा है, और उसके अंदर हुक्स कैसे डालते हैं। आई हुँ, वर्कड अ लॉट ऑन दैट एंड और अभी अभी एक चीज़ करके ख़त्म होते हैं, पता चलता है कुछ नया आ गया, फिर हुँ, वो सीखना पड़ता है। सो अपना पैगाम पहुँचाने के लिए वन हुँ, हैज़ टू वर्क, तो वो सीखना पड़ता है। और अटेंशन स्पैन स्पैन कम हो जाना मेरे ख़्याल में कोई इतना बड़ा मसला नहीं जितना हम हाइलाइट करते हैं। जब हम पढ़ा करते थे कॉलेज यूनिवर्सिटी में, इवन बाहर, तो वहाँ पे भी कहा करते थे एलिवेटर पिच। 1 हुँ, मिनट के अंदर अपनी पूरी कहानी सुनाओ। अगर आप 1 मिनट में अपना स्टार्टअप, अपना बिज़नेस, अपना हुँ, काम नहीं समझा सकते तो आप बेकार आदमी हैं। तो ऑब्वियसली वही एलिवेटर पिच आपने लोगों को देनी है। अब आपको किसी एक सीईओ को नहीं देनी है, अब आपने पूरी दुनिया को पूरी देनी है। दुनिया को देनी है। सो हुँ, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट। तो लोगों का अटेंशन स्पैन कम होता है। बात ये है कि अगर आप उसमें इफ़ेक्टिव बात कर दें, फिर वो आपकी अगली बात भी सुनना चाहते हैं। फिर उसके हुँ, बाद एक और बात सुनना चाहते हैं, एंड देन दे कन्वर्ट एंड देन दे फॉलो, और फिर वो उसमें से कुछ सीख कर अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे। हुँ, सो अटेंशन स्पैन कम होना कोई बुरी बात नहीं है, वो कम ही होता है। टेक्निकली इट्स नॉट इवन अ मिनट, इट्स ओके। 3 सेकंड्स। 3 सेकंड में अगर आपने कैच कर अटेंशन लिया ग्रैब उसको? नहीं की है, आई एम डन। आई हैव गॉट अदर थिंग्स टू डू। तो हुँ, वो इसमें कोई बुराई नहीं है। आई थिंक दैट्स फाइन, चलता ठीक है। रहेगा। अच्छा आजकल के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, इसके अलावा ब्रांड्स हैं, इवन जो सियासी जमातें हैं, वो भी चाहती हैं कि इन्फ्लुएंसर्स के साथ हमारा अच्छा कनेक्ट रहे क्योंकि वो उनको नाराज़ नहीं करना चाहती। आप समझते हैं कि आज के दौर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या कंटेंट क्रिएटर्स मीडिया से ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं? सर्टेनली दे आर। ओके। आप उसका एक छोटा सा पैरामीटर देख लें। आप किसी भी इन्फ्लुएंसर को जो आपको पसंद हो उसका चैनल उठाएं और उसके व्यूज देख लें। आप किसी भी पाकिस्तान के लीडिंग मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल उठाएं, उनकी यूट्यूब पे वीडियोस देखें और उनके हुँ, व्यूज देख लें। देन यू विल अंडरस्टैंड कि कहानी कहाँ जा रही है। दिस हुँ, इज नॉट कि वो चैनल अच्छा नहीं है। सिलसिला ये है, आवाम का इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। हुँ, आवाम बदल रही है, अब लोग डिजिटल पे जा रहे हैं और डिजिटल पे लोगों को कंटेंट नहीं चाहिए। ये चीज़ शायद पाकिस्तान के मसाला चाहिए है उन्हें। मसाला तो चाहिए, पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स के साथ पता है प्रॉब्लम क्या है? ओके। प्रॉब्लम ये है, व्हाट आई थिंक इज़, मेरा मेरा जो अंदाज़ा है, ये हुँ, कंटेंट बहुत अच्छा बनाते हैं। सर्टेनली रिसोर्सेज़ हैं, टेलीविज़न चैनल है, कंटेंट अच्छा बनाते हैं। सोशल मीडिया पे कंटेंट नहीं चलता है। सोशल मीडिया पे कॉन्टेक्स्ट चलता है कि ओके। कौन कह रहा है, उसका अपना ओपिनियन क्या है। अगर मैं बताऊँ कि जी मैं समा टेलीविज़न ऐसे है और वैसे और ये डिजिटल शो है, दे आर हुँ, नॉट इंटरेस्टेड। पर मेरे साथ क्या हुआ और उस पर मेरा एनालिसिस क्या है, हुँ, दैट्स द कॉन्टेक्स्ट। दे वांट टू हियर व्हाट यू थिंक अबाउट इट। तो आपका ओपिनियन सुनना चाहते हैं। हुँ, वो कॉन्टेक्स्ट पे कोई काम नहीं करता, और कॉन्टेक्स्ट पे काम करता है एक इन्फ्लुएंसर, एंड दैट्स व्हाई द इन्फ्लुएंसर इज अ हिट। तो हुँ, आज आप अभी रिसेंटली यूएस के प्रेसिडेंशियल कैंपेन उठाकर देख हुँ, लें। डोनाल्ड ट्रंप के जीतने में बड़ी वजह यह है कि उन्होंने इस तमाम लीडिंग पॉडकास्ट में वो गए जो कि उनकी कंपेटिटर नहीं गई।
तो जब सोशल मीडिया इतना बड़ा इफेक्ट डालता है तो पॉलिटिशियंस अंडरस्टैंड कि आगे हम्म अगली गेम सोशल मीडिया पे होनी है। अभी रिसेंटली एक इवेंट हुआ, उसके लिए मेरे ख्याल से मीडिया कम और ये जो टिकटॉकर्स इन्फ्लुएंसर्स हैं हैं वो ज्यादा है ये वहाँ पे। ज़्यादा गए थे। दैट्स द सो फ्यूचर। दैट्स दैट्स द द फ्यूचर। फ्यूचर। अच्छा, अब आपकी बातों से करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे ऐसे लग रहा है कि अब जो जो लोग सोशल मीडिया पर ज़्यादा हैं वो इन्फ्लुएंस ज़्यादा हैं, इन्फॉर्म्ड कम हैं। तो ये खतरा नहीं है पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल है। अब ऐसे में आपके लिए ज़रूरी ये था, पॉलिसी मेकर्स के लिए ज़रूरी ये था कि वो कहीं न कहीं पर इन्फ्लुएंसर्स के साथ कनेक्ट करते और जो उनका लाए-अमल है, वो इनको कम्युनिकेट कर देते। अब ये सुनने में लगेगा कितनी अजीब-सी बात है, ये किस तरह होगा, ये लेकिन क्या। सॉरी टू कट यू हाँ, ऑफ, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है ना। जनाब। वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आजकल के लोग सुनना नहीं चाहते। पीपल वांट एक गाना चल रहा हो, आगे स्टेप्स हो रहे हो, दैट्स आल्सो अ प्रॉब्लम। उसको आप कैसे मैनेज आप करेंगे? पैकेज कैसे करते हैं ना, सवाल ये आप पैकेज कैसे करते हैं। देखिए हम्म मैं अल्हम्दुलिल्लाह दीन की बात भी करता हूँ, मैं दज्जाली फितने पे भी बात करता हूँ, मैं सेटनिज्म पे भी बात करता हूँ। ये सारे बोरिंग टॉपिक्स हैं लोगों के लिए, बट टू मी इट्स रेलिवेंट। व्हाई? बिकॉज द रीजन आई एम ऑन सोशल मीडिया इज ओनली वन, कि जो चीजें मेरे बच्चों को, इमेजिन करें मैं कल मर जाता हूँ, मेरे बच्चों को बहुत सी चीजें नहीं पता होंगी, हम्म उनको कोई तो हो बताने वाला, तो कम से कम मैं छोड़ जाऊं। और एक दिन आएगा जब वो प्रॉबेबली 20 साल के 30 साल की एज में से गुजरेंगे इंशाल्लाह, तब उनको एहसास होगा यार हमारा बुड्ढा बाप कहता क्या था, जरा सुन लें। हम्म तो वो वीडियो सुनेंगे तो उनको कुछ एहसास होगा, अरे यार ये बातें तो हमें किसी ने नहीं बताई। तो वो मैं समझ लीजिए कि अपनी डायरी बनाता जा रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर। तो लोगों के पास वो मौके मौजूद हैं। बट यहाँ पर देखने की जरूरत ये है कि चाइना में रिसेंटली टेलीविजन चैनल पे एक एंकर ने दौरान एंकरिंग मेजबानी के हम्म दौरान एक लफ्ज बोला जो कि चाइनीज लैंग्वेज का नहीं था, इंग्लिश का था, ओके और उस लफ्ज के मुतबादिल चाइनीज जबान में मौजूद थे। ओके उस एंकर को फॉर लाइफ बैन कर दिया गया। कि उसने दैट्स हाउ यू प्रोटेक्ट योर नेशनलिज्म, दैट्स हाउ यू प्रोटेक्ट योर इंटेग्रिटी। अगर इन्फ्लुएंसर्स थे, खालिद अल आमरी रिसेंटली आपने सुन रखी होगी खबर, यूएई में बैठे हुए अपनी एक पॉडकास्ट कर रहे थे और उन्होंने कुछ बोलना शुरू किया और उनको कॉल आ गई और वो पॉडकास्ट हट गई। तो पॉइंट क्या है कि आप कंट्रोल तो करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कंट्रोल नहीं करते, मादर पिदर आजाद कोई मुल्क नहीं चलता, ऐसे अथॉरिटीज के पास कंट्रोल होना चाहिए, बट वेरी कहीं पर इंपॉर्टेंट। पहले एक लाइन तो ड्रॉ करें ना। आप डिसेंसी मॉरलिटी कह के लाइन को ड्रॉ नहीं करते, आप कहते बस ठीक है जिसका जो दिल करेगा। भाई हर एक की अपनी मॉरलिटी है, किसी के लिए स्लीवलेस शर्ट पहनना मॉरलिटी है और किसी के लिए नहीं है। कौन डिफाइन करेगा? तो जब तक आप इन चीजों को डिफाइन नहीं करते आप अपने कोर काम से चले जाते हैं। और पेका का कोर काम क्या है? पेका का कोर काम था साइबर क्राइम को रोकना। 1,60,000 केसेस है साइबर क्राइम के, 60% तो एड्रेस भी नहीं हुए अभी तक। आप उनको छोड़ के इन्फ्लुएंसर्स के पीछे लग गए। वो क्या कर रहे हैं? सो हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्तान क्या होगा, यही चल अच्छा, रहा हमें है। ये भी बताएं कि क्यों अब लोग इस तरफ ज़्यादा आ रहे हैं। जो मैं देख रही हूँ उनको ये लगता है, जब वो वीलॉग्स देखते हैं लोगों के, तो वो उनको लगता है कि यार अच्छा पैसा कमाना तो बहुत आसान है, इधर घर ले रहे हैं उधर गाड़ी ले रहे हैं तो इट्स इजी। तो ये क्या इतना इजी मनी है जो लोगों को दिखाया जा रहा है, या इट्स टफ टू मेक मनी फ्रॉम यूट्यूब और बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर? इतना इतना आसान नहीं लहू रोना। बात ये है कि इतना आसान नहीं है जितना अच्छा, आसान दिखाया जाता है। क्योंकि मुझे 6 आजकल साल हो गए लोग सोशल मीडिया पे, ठीक यूट्यूब है। चैनल बना लेते हैं और उनको लगता है कि दिस इज द नहीं नहीं इजी नहीं, वे टू गेट इट्स नॉट दैट इजी। ओके। ये समझने की जरूरत, लोगों के भी समझने की जरूरत है। अवेयरनेस नहीं ना, हमने मैंने हैसल कौम कभी कौम को तरबियत देने की कोशिश नहीं की है। और मुझे अफसोस भी यही होता है जब भी आप फेडरल बजट देखते हैं, प्रोविंशियल बजटिंग देखते हैं, हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर के पैसे होते हैं। आज तो बना लिया, नए स्कूल्स बनाएंगे, नई बिल्डिंग, नई सड़कें बनाएंगे, एक साल बाद वो डेप्रिशिएट होना शुरू होंगी। तो आपको सॉफ्ट पावर भी चाहिए ना, आपको स्कूल में टीचर भी चाहिए। हम उसका बजट नहीं रखते। और उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये है ना कि वो किसी ने देखना नहीं है। बिल्डिंग बनी हुई होगी तो वोट मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर टीचर हायर करेंगे तो वोट नहीं मिलेंगे। और यही प्रॉब्लम यहाँ पर है, हम एजुकेट नहीं करते कौम को। एजुकेट करने की जरूरत है। पैसा है, नो डाउट अबाउट इट, ओके। इतना नहीं है जितना सारी दुनिया को पागल जितना बनाया जाता यूट्यूबर्स है। दिखाते हैं कि पैसा है, उतना Let me नहीं give है you one कि हर example. 2 महीनों के बाद घर बन रहे हैं, गाड़ियां ली जा रही हैं। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे ये हाइलाइट्स में भी लगाया हुआ है, स्टोरीज में भी है कि भाई ऐसा नहीं है कि मुझे पैसे नहीं आते हैं। लेकिन 6 साल हो गए और आज तक शायद ये कि मेरी एडिटिंग टीम की भी कॉस्ट पूरी हो जाए तो बड़ी बात है, ठीक है। सो इतना नहीं है कि आप कहें कि जी एवरीथिंग विल बी सफाइस्ड विद दैट। ये जो गाड़ियां आती हैं, जो चीज़ें आती हैं ना, ये आती हैं ब्रांड्स की प्रमोशन से, शाउट आउट से। तो कुछ लोगों को आ जाते हैं
अब ये भी नहीं है कि आप बनाएंगे और ये जितने हैं ये सब झूठ बोलते हैं, नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। ये कमाते हैं, अच्छा कमाते हैं, एवरीबॉडी मेक्स मनी। सवाल ये है कि जो आप कमाते हैं, शाउट आउट से कमाते हैं, क्या हर इंसान वहां तक पहुंच सकता है? नाउ दैट वुड बी द क्वेश्चन। नहीं, हर इंसान उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता। आपको कई साल लगते हैं अपनी कॉस्ट बेयर करते हुए, कॉस्ट पूरी करते हुए ब्रेक इवन तक पहुंचने में। फिर बहुत कुछ लोगों के अंदर बोलने का स्किल नहीं होता, कुछ के अंदर मीडिया पे सामने आने का स्किल नहीं होता। तो ये बड़े सेलेक्टिव फ्यू के लिए है जो एक्सट्रोवर्ट हैं, जो अच्छा बोल सकते हैं, जिनके पास कुछ अच्छी वैल्यू, क्योंकि बोलना लाजमी नहीं है वैल्यू हो, कोई भी वैल्यू देने के लिए कि आप काबिल हैं, आपके अंदर कोई टैलेंट है। अब इस किस्म के काम हर कोई नहीं कर सकता। तो ये हर एक के लिए ओपन फील्ड नहीं है। ये बिल्कुल बेस्ट एग्जांपल है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी, क्या सारी कौम क्रिकेट अच्छा खेलने के बाद कौम टीम में जा सकती है? नेशनल लेवल पर नहीं। इवेंचुअली 11 लोग ही होंगे, हर कोई नहीं होगा। तो भाई हर कोई किस फील्ड में हो सकता है? वो तालीम हासिल करके नौकरियां करने में, वो तालीम हासिल करके या कारोबार सीखने के बाद कारोबार करने में है। तो वो करो जहां पर आपके चांसेस ऑफ सक्सेस ज्यादा हैं। तो हर एक के लिए ओपन नहीं है। अच्छा, मैं ये भी बताएं, जो कि आप खुद भी एक कंटेंट क्रिएटर हो, काफ़ी आपकी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस होती हैं। बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, आप किस तरीके से लोगों को जो है वो एक रहनुमाई या गाइडलाइन के तौर पर, या ताकि एक ऐसी इन्फॉर्मेशन तक पास हो सके कि जब वो बैठें तो उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आ सके, तो उसमें आप कैसे रोल प्ले कर रहे हैं? मैं कैसे रोल प्ले कर रहा हूँ? मेरी कोशिश तो ये है कि जो मुझे समझ में आता है, जो जो मेरा यकीन है, जो मेरा बिलीफ सिस्टम है, एटलीस्ट मैं वो तो कम्युनिकेट लोगों को कर दूँ। उस लिहाज से अब बहुत सी चीज़ों को आपको पैकेज अच्छा करके जेंजी को भी सिखानी पड़ती हैं। बहुत दफ़ा सेटनिज्म को एक्सप्लेन करना पड़ता है, बहुत दफ़ा हिडन ट्रुथ दिखाने पड़ते हैं, बहुत दफ़ा कॉन्स्पिरेसीज एक्सप्लोर करनी पड़ती हैं, और इन सब के पीछे बहुत ज़्यादा पढ़ना भी पड़ता है। बिकॉज कोशिश ये होती है कि अब आप सोशल मीडिया पे जा रहे हैं ना, आपकी एक एक वीडियो ना, ये ना सिर्फ दुनिया के में आपके काम आनी है, ये आखिरत में भी आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती है। कि आप तो ये कंटेंट छोड़ कर चले गए, उसके बाद कितने सालों तक लोगों ने इसको देखा। तो यू हैव टू मेक श्योर एवरी वर्ड दैट यू यूज वो बैक्ड हो, वो चैलेंज ना किया जा सके। तो फिर उसके लिए पढ़ना पड़ता है, चीज़ों को चेक करना पड़ता है। तो मेरी कोशिश ये है कि लोगों की ज़िंदगी में जो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन हो सकता है, देखिए अखलाक के कोई आला मयार पर मैं मौजूद नहीं हूँ। मैं सारी दुनिया को कहता हूँ भाई मैं इंतहाई गुनहगार आदमी हूँ, पर जो मुझे आता है मैं वो आपको बताने को तैयार हूँ। तो इतना भी कंट्रीब्यूट कर दूँ तो मोर देन इनफ। ठीक है। अच्छा, हमें ये बताएं कि आजकल सोशल मीडिया पे जब किसी को थोड़ा बहुत फेम मिल जाता है, एंड व्हेन दे गेट व्यूज या व्हेन दे गेट फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, तो उसके बाद एक ट्रेंड शुरू हो जाता है कोर्सेज का। तो आप क्या समझते हैं? क्योंकि उसमें हम फिर ये भी देखते हैं, कुछ लोग निकल कर आते हैं, ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया, या हमने कोर्स लिया था उसमें बेनिफिट नहीं हुआ। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? क्या ये बेनिफिट देते हैं जो लोग कोर्सेज ले रहे होते हैं, नहीं देते, या किस तरह के होते हैं, या वाकई में फ्रॉड हो रहा होता है? ज़ाती तौर पे मुझे लगता है कि कोर्सेज होने में कोई एज अ प्रोडक्ट किसी भी इन्फ्लुएंसर की कोई बुराई नहीं है। उसकी वजह ये है कि हर इंसान कुछ ना कुछ आपको कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो कुछ ना कुछ तो सिखा सकता है। बिल्कुल। आप किसी एक ऐसे इंसान को फॉलो करते हैं जो स्टिचिंग में और वो क्रोशे का काम होता है, फॉर एग्जांपल, वो कोई खातून बहुत अच्छा करती हैं, उन्होंने कहा ये मैं तफसील से सिखाने के लिए कोर्स कराने को तैयार हूँ, फाइन। एक इंसान का स्किल है, वो सिखाने को तैयार है, देयर इज नथिंग बैड इन दैट। अच्छा, अब चूंकि डिजिटल का दौर हो चुका है, जूम की क्लासेस हो चुकी हैं, तो वो ऑनलाइन सिखाने को तैयार है, दैट इज स्टिल बैड बिकॉज दैट ओपन्स अप द मार्केट। कोई उसको प्री रिकॉर्डेड सिखाने को तैयार है, कोई उसको लाइव सिखाने को तैयार है, स्टिल नथिंग बैड। अगर ये बुरा होता तो पूरी दुनिया में यूडेमी ना चल रहा होता, पूरी दुनिया में कोर्सेरा ना चल रहा होता, दुनिया में यूनिवर्सिटीज कितनी पार्टनरशिप्स एडेक्स के साथ हो रही होती, दुनिया में मास्टर क्लास ना चल रहा होता। प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुल्क में के अंदर चंद लोग आए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन कोर्सेज को एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट बनाकर ऐसे बेचने की कोशिश की कि जिसके अंदर वो कहते हैं ना कि मिस सेलिंग हुई है। तो मिस सेलिंग बहुत हुई कि ये कोर्स आपकी जिंदगी बदल देगा और तकदीर बदल देगा और ये हो जाएगा और वो। भाई तकदीरें इस तरह नहीं बदलती। आप सिंपल कहो भाई मैं ये एक पर्टिकुलर स्किल सिखाने को आ रहा हूँ, ठीक है, मैं तकदीर बदलने के लिए नहीं आ रहा हूँ। तो जब आपने ये गलत ख्वाब दिखाए, वो गलत ख्वाब देखकर लोग अंदर आए और उनमें से फिर लोगों को फायदा भी नहीं हुआ क्योंकि अंदर कोई मटेरियल ही नहीं था, ठीक है। फिर सर्टनली फिर लोगों ने आवाज उठाई और फिर पूरा एक जो फियास्को था वो क्रिएट हो गया। आई थिंक सिखाने में बुराई नहीं है, बट शायद मेरा ये ख्याल है हमारी कौम सीखना भी नहीं चाहती है। तो बात घूम फिर के वहीं पर आ गई जहां से भी सारे पॉडकास्ट के अटेंशन स्पैन नहीं रहा, लोगों को इंफॉर्मेशन
लेनी नहीं है, वो सिर्फ इन्फ्लुएंस्ड है उन लोगों से जो सिर्फ नाच गाना कर रहे हैं। आप खुद बताइए ना कि तो यहाँ आपकी पर नजर में रिसेंटली इल्म बराए अल्लाह, इल्म बराए इल्म, आपने कहीं रिसेंटली कहीं सुना है, कहीं कोई दोस्त यार कहानियां? नहीं, नहीं। मैं एमबीबीएस कर रही हूँ क्योंकि ये ना डर्मेटोलॉजी में आजकल बड़े पैसे हैं, और मैं तो एमबीए कर रहा हूँ क्योंकि उसके बाद ना फलानी कंपनी में जॉब, सब इल्म बराए माल है। हुँ। हर कोई लेकिन माल चलें आप बनाना ये चाहता है, कह रहे हैं दैट्स इट। कि कोई डर्मेटोलॉजिस्ट बनना चाहता है, कोई एमबीए करना चाहता है, लेकिन मैं तो आजकल जहाँ पे भी देख रही हूँ, सुन रही हूँ, लोग यही कह रहे हैं, बच्चे यही कह रहे हैं कि हमने भी कंटेंट क्रिएटर बनना है और हमने फैमिली व्लॉगिंग करनी है। तो मुझे एक यो बात बताएं कि वो लोग जो डेली बेसिस पर सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, हम्म इस जहरीले कल्चर से कैसे खुद को महफूज रख सकते हैं? जो डेली बेसिस पे सोशल मीडिया यूज कर रहे हम्म हैं, वो अपने आप को कैसे बिकॉज दे प्रोटेक्ट कर केम सकते अक्रॉस हैं? विद ऑल काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग। कंटेंट। देखिए, आपके पास एक क्लिक के ऊपर इम्तिनान अहमद का भी प्रोफाइल मिल जाएगा, आपको डकी का भी मिल जाएगा, आपको काइली जेनर का भी मिल जाएगा, आपको रजब दीपिका भट्ट का भी पादुकोण मिल का भी मिल जाएगा, जाएगा। नदीम नानी वाला का भी मिल जाएगा। सवाल यह है कि हाथ तो आपका है ना, कि आप क्या सर्च कर रहे हैं। आपने अपने रूल्स खुद डिफाइन करने, खुद हम्म वजह करने कि आपको देखना क्या है, हम्म कि क्या कौन सी वैल्यू चाहिए। मैं ये नहीं कहता हर वक्त हर इंसान सीखने के मूड में भी नहीं होता, लोगों को एंटरटेनमेंट भी चाहिए, बट हम्म आपने अपने लिए कुछ रूल्स डिफाइन करना है। वो रूल्स नहीं डिफाइन हुए हुए। हम्म यू नेवर नो कि पाकिस्तान के दूर उफ्तादा इलाकों में बैठकर जो लोग जो मौजूद हैं वो टिकटॉक भी बनाते हैं, बट पॉइंट ये है कि वो क्या देखना चाहते हैं या उनको क्या देखना चाहिए। हम्म ये डेफिनेशन नहीं सोशल मीडिया ने ख़त्म कर दिया है कि क्या देख रहे हैं और हम्म क्या देखना चाहिए। हम्म तो हमारे पास विजन क्लियर नहीं है, तो हर इंसान को अपना फैसला खुद करना है कि वो क्या देखना चाहता है, वो तन्हाई में बैठकर क्या देखना चाहता है, वो पब्लिक में बैठकर क्या देखना चाहता है, ये उनकी अपनी चॉइस है। पर वो चॉइस कहीं से तो डिराइव हो रही है ना, कि उसके सामने कंटेंट क्या आएगा और वो किसको क्लिक करेगा। तो वो अपने रूल्स खुद डिफाइन करें, जहर से बचना है तो लेकिन आपको इसमें खुद फैसला करना है। डोंट यू थिंक कि गवर्नमेंट का भी रोल हो सकता है? अभी रिसेंटली हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने अंडर 16 और 17 बच्चों के ऊपर जो है वो सोशल मीडिया बैन कर दिए, दे कैन बिल्कुल नॉट किया। यूज। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह के स्टेप्स पाकिस्तानी गवर्नमेंट अंडर को भी 16 लेने चाहिए? ऑस्ट्रेलिया ने अभी रिसेंटली कल मैं देख रहा था, हम्म they've done it। पाकिस्तान को भी स्टेप लेना पड़ेगा, लेकिन अभी हमारे रोटी कपड़ा और मकान के मसाइल हल नहीं हुए, तो ये तो बहुत आगे के मसाइल हम्म हैं। ये एज अ नेशनल प्रायोरिटी नहीं है हमारी, ठीक है। लेकिन ठीक है। सरकार को करना चाहिए। कुछ इन्फ्लुएंसर्स बैन होंगे, कुछ बंद होंगे, कुछ की पकड़ धकड़ होगी, कुछ का कंटेंट डिलीट होंगे, चीज़ें सीधी होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन वो सेल्फ सेंसरशिप है, फिर उसके बाद फिर बिगाड़ आएगा और फिर पकड़ धकड़ होगी। ये रेगुलेशन का काम है और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऐसे ही काम करता है सरकार का। ऐसा ही है। let it be, that's how it's gonna be। सो एट द एंड ऑफ द डे जो कंक्लूजन है वो यही है कि हमें खुद भी रोल प्ले करना है कि हमें सोशल मीडिया पर क्या देखना है और क्या नहीं देखना। बहुत शुक्रिया इम्तिनान, आपने हमें टाइम दिया और Thank you हमने very आज much for having बहुत me। कुछ सीखा आपसे। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे अगले पॉडकास्ट में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।